क्या आप भी अपनी जिंदगी में कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? क्या आपके भी कुछ सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और उस किताब का नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में थिंक एंड ग्रो रिच आ जाती है, जो अनडाउटली एक मास्टरपीस है। लेकिन द लॉ ऑफ सक्सेस उससे भी पहले आई, और उसमें नेपोलियन हिल ने अपने 15 साल के रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन किया। नेपोलियन हिल को एंड्रयू कार्नेगी ने एक मिशन दिया था, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की स्टडी करना और कामयाबी का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला डिस्कवर करना जिसे कोई भी सीख कर यूज कर सके। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को बताया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सक्सेस अचीव करते हैं और दूसरे जो नहीं कर पाते। उन्होंने नेपोलियन हिल को ये चैलेंज दिया कि वो उन रीजंस को अनकवर करें, और नेपोलियन हिल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और दोस्तों, अगले 20 सालों तक नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन डी रॉकफेलर जैसे 500 से भी ज्यादा महान लोगों का इंटरव्यू लिया, उनके हैबिट्स, उनकी सोच, उनके प्रिंसिपल्स को समझा, और उन्हीं सब ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ द लॉ ऑफ सक्सेस का। द लॉ ऑफ सक्सेस 16 पावरफुल लेसन्स, या यूं कहिए 16 लॉज में डिवाइडेड हैं। दोस्तों, हर लॉ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में जल्दी और फुल सक्सेस चाहिए तो ऑडियो बुक को लास्ट तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले लॉ से, जिसका नाम है द मास्टरमाइंड अलायंस। क्या आपने कभी सोचा है कि दो या दो से ज्यादा दिमाग अगर एक साथ काम करें तो उनकी पावर कितनी बढ़ जाती है? मास्टरमाइंड अलायंस का कंसेप्ट यही है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनके कलेक्टिव इंटेलिजेंस और एनर्जी से एक तीसरा इनविजिबल फोर्स क्रिएट होता है, जिसे नेपोलियन हिल मास्टरमाइंड कहते हैं। इस अलायंस में हर मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करता है, आइडियाज शेयर करता है और एक दूसरे की वीकनेस को कवर करता है। एंड्रयू कार्नेगी खुद एक मास्टरमाइंड अलायंस के मेंबर थे, जिसमें उनके सभी टॉप एग्जीक्यूटिव्स शामिल थे, और दोस्तों उन्होंने अपनी वेल्थ और पावर इसी प्रिंसिपल का यूज करके बनाई। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है? इसका जवाब हमें नेपोलियन हिल ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अकेला इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, उसके रिसोर्सेज और नॉलेज लिमिटेड होती है। मास्टरमाइंड अलायंस आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज और डाइवर्स पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। जब आपको चैलेंजेस आते हैं तो आपकी टीम आपको सॉल्यूशंस ढूंढने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है आइडेंटिफाई योर गोल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। दूसरा है चूज योर मेंबर्स वाइजली। ऐसे लोगों को चुने जो आपके गोल में इंटरेस्ट रखते हो, अलग अलग स्किल सेट रखते हो और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हो। हिल सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को चुने जिनसे आपको मेंटल और स्पिरिचुअल सपोर्ट मिले। तीसरा है डिफाइन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हर मेंबर का रोल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। चौथा है मीट रेगुलरली। कंसिस्टेंट मीटिंग्स बहुत जरूरी है ताकि सब लोग एक ही वे पर रहे। और पांचवा है मेंटेन हार्मनी। सबसे जरूरी चीज है हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। डिफरेंसेस को कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करें। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। हेनरी फोर्ड ने मास्टरमाइंड अलायंस का यूज करके ऑटोमोबाइल्स को कॉमन मैन तक पहुंचाया। उनकी टीम में ब्रिलियंट इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और मार्केटर्स थे, जिन्होंने उनके विजन को रियलिटी में बदला। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉ नंबर 2 की, अ डेफिनेट चीप एम। ये कामयाबी की नींव है। जब तक आपको पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। हिल कहते हैं कि एक क्लियर डेफिनेट चीप एम होना बहुत जरूरी है। ये आपका कंपास है, आपकी डेस्टिनेशन। आपका चीप एम स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। सिर्फ अमीर बनना है कहना काफी नहीं है। आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, कब तक कमाना चाहते हैं और उसके बदले में आप क्या देंगे। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है? जब आपका चीप एम डेफिनेट होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाता है जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे। ये आपकी एनर्जी को फोकस करता है और
डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए लिख कर रखें। दूसरा है डिटरमाइन व्हाट यू आर विलिंग टू गिव। याद रखें फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप उस चीप एम को अचीव करने के लिए क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, क्या मेहनत करने को तैयार हैं। तीसरा है एस्टेब्लिश अ डेफिनेट डेट। कब तक आप उस एम को अचीव करना चाहते हैं, एक डेडलाइन सेट करें। चौथा है क्रिएट अ डिटेल प्लान। एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाइए कि आप कैसे अपने एम तक पहुंचेंगे। और पांचवा है राइट इट डाउन एंड रीड इट डेली। अपने चीप एम को एक कार्ड पर लिख कर रखें और सुबह शाम उसे पढ़ें। इसे विजुअलाइज करें जैसे कि आपने उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। महात्मा गांधी का चीप एम डेफिनेट था, भारत की आजादी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस एम के लिए डिवोट कर दी और उन्होंने इसे अचीव भी किया। उनका पाथ क्लियर था और वो उस पर चलते रहे चाहे कितनी भी मुश्किलें आई। अब बात करते हैं लॉ नंबर 3 की, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हर कामयाब इंसान का एक कोर ट्रेट है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तभी दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं। हिल कहते हैं कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, फियर ऑफ ओल्ड एज एंड फियर ऑफ डेथ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सारे डर को ओवरकम करने की है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे डेवलप किया जा सकता है। ये आपकी सोच, आपके एक्शंस और आपके बिलीफ्स का नतीजा है। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रिस्क लेने की हिम्मत देता है, फेलियर से सीखने की शक्ति देता है और एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके बिना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। अब सवाल आता है हाउ टू अप्लाई। पहला है ऑटो सजेशन। रोज सुबह शाम खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, अपने चीप एम को विजुअलाइज करें। दूसरा है नॉलेज एंड कंपिटेंस। जब आप किसी चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसमें कंपिटेंट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। हमेशा नया सीखते रहें। तीसरा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने अंदर की आवाज को कंट्रोल करें, नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली चैलेंज करें और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। चौथा है फेस योर फियर्स। डर का सामना करें, जिस चीज से आप डरते हैं उसे करने की कोशिश करें। हर बार जब आप डर को फेस करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और पांचवा है एसोसिएट विद कॉन्फिडेंट पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हो, उनकी एनर्जी आप पर भी असर करेगी। दोस्तों अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। थॉमस एडिसन को हजारों बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिला। उन्हें पता था कि वो एक दिन सफल होंगे और उनका यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। मनी मेकिंग फॉर्मूला का एक क्रूशियल पार्ट है सेविंग। हिल कहते हैं कि सिर्फ कमाना इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बचाना और उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं बल्कि अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली मैनेज करना भी है। अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी एबिलिटीज को वेस्ट ना करना। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। सेविंग्स आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए तैयार रखती है। ये आपको अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में हेल्प करती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको मेंटल पीस देती है कि आपके पास कुछ बैकअप है। अब सवाल आता है हाउ टू अप्लाई। पहला है पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर सैलरी आने पर सबसे पहले अपने सेविंग्स अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करें। हिल सजेस्ट करते हैं कि अपने इनकम का कम से कम 10% सेव करें। दूसरा है बजटिंग। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें और एक बजट बनाइए। फालतू खर्चों को कंट्रोल करें। तीसरा है इन्वेस्ट वाइजली। सिर्फ बचाना ही नहीं, उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करें ताकि वो ग्रो कर सके। फाइनेंशियल एजुकेशन लें या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें। चौथा है अवॉइड डेब्ट। अननेसेसरी डेब्ट से बचें। क्रेडिट कार्ड का यूज वाइजली करें। और पांचवा है
इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड बनाइए जिसमें 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस कवर हो सके। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, उन्होंने सेविंग और वाइज इन्वेस्टमेंट का मैथ बचपन से ही सीख लिया था। उनकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन ने ही उन्हें इतना बड़ा एम्पायर बनाने में हेल्प की। अब बात करते हैं लॉ नंबर 5 की, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। कामयाबी उन लोगों के पास जाती है जो एक्शन लेते हैं, जो चीजों को होने का इंतजार नहीं करते बल्कि उन्हें खुद करते हैं। इनिशिएटिव का मतलब है काम शुरू करना, पहला स्टेप लेना बिना किसी के कहे। लीडरशिप इनिशिएटिव का एक एडवांस फॉर्म है जहां आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं और उन्हें एक कॉमन गोल की तरफ गाइड करते हैं। हिल कहते हैं कि एक अच्छा लीडरशिप ऑर्डर नहीं देता बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है। वो दूसरों को एम्पावर करता है और उनके अंदर का बेस्ट निकालता है। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। इनिशिएटिव के बिना आप कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटीज आपको सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में हेल्प करती है, रिलेशनशिप में, कम्युनिटी में और फैमिली में। अब सवाल आता है हाउ टू अप्लाई। पहला है डोंट वेट फॉर परमिशन। अगर आपको लगता है कि कोई काम सही है तो उसे शुरू करें, रिस्क लेने से ना डरें। दूसरा है बी प्रोएक्टिव। प्रॉब्लम्स आने का इंतजार ना करें, उन्हें पहले से एंटिसिपेट करें और सॉल्यूशंस ढूंढें। तीसरा है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपने एक्शंस और डिसीजन की जिम्मेदारी लें, ब्लेम गेम से बचें। चौथा है डेवलप डिसीवनेस। जल्दी और सही डिसीजन लेने की आदत डालें, इनडिसिवनेस आपकी ग्रोथ को रोक सकती है। और पांचवा है इंस्पायर अदर्स। अपने विजन और एंथुजियाज्म से दूसरों को इंस्पायर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो अपना बेस्ट दें। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को सिविल वॉर के दौरान यूनाइट किया। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मुश्किल डिसीजंस लिए और अपनी लीडरशिप से एक नेशन को एकजुट रखा। अब बात करते हैं लॉ नंबर 6 की, जो है इमेजिनेशन। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन क्रिएशन का वर्कशॉप है। जो भी चीज आज फिजिकल फॉर्म में मौजूद है वो सबसे पहले किसी के दिमाग में एज एन आइडिया या थॉट एग्जिस्ट करती है। इमेजिनेशन आपको नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस और नए इन्वेंशन करने की शक्ति देता है। इमेजिनेशन 2 तरह की होती है। पहली सिंथेटिक इमेजिनेशन, एग्जिस्टिंग आइडियाज और कंसेप्ट्स को कंबाइन करके नए आइडियाज बनाना। दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन, कंप्लीटली नए आइडियाज जनरेट करना। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। इनोवेशन और प्रोग्रेस बिना इमेजिनेशन के संभव नहीं है। ये आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने और नए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब सवाल आता है हाउ टू अप्लाई। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। नए आइडियाज के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें, अकेले या अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ। दूसरा है ऑब्जर्व एंड क्वेश्चन। अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें और क्वेश्चंस पूछें, व्हाई और व्हाट इफ का यूज करें। तीसरा है रीड एंड लर्न। अलग अलग फील्ड्स के बारे में पढ़ें, ये आपके दिमाग को नए कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा। चौथा है विजुलाइज। अपने गोल्स और सपनों को डिटेल में विजुलाइज करें जैसे कि वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हों। और पांचवा है अलाउ फॉर फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। कभी कभी आइडियाज को बिना जज किए आने दें, उन्हें लिखें और बाद में उन पर काम करें। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी इमेजिनेशन का यूज करके एक पूरा मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट किया। उनके कैरेक्टर्स और स्टोरीज ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया और उन्होंने एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर बनाया। अब बात करते हैं लॉ नंबर 7 की, जो है एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह। एंथुसियाज्म का मतलब है किसी काम को करने के लिए अंदर से आने वाला जुनून और एनर्जी। ये एक कॉन्टाजियस इमोशन है जो दूसरों को भी मोटिवेट करता है। जब आप एंथुसियास्टिक होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अपने काम में और भी ज्यादा डूब जाते हैं। हिल कहते हैं कि एंथुसियाज्म बिना कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन के बेकार है, लेकिन कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन बिना एंथुसियाज्म के बोर हो सकते हैं। ये इन सभी क्वालिटीज को
बैलेंस करता है। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। एंथुसियाज्म आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ये आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाता है और दूसरों को आपकी तरफ खींचता है। ये आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है फाइंड योर पर्पस। जब आपको अपने काम में पर्पस दिखता है तो एंथुसियाज्म अपने आप आ जाता है। दूसरा है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं उन पर फोकस करें। इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एंथुसियाज्म बढ़ेगा। तीसरा है एसोसिएट विद एंथुसियास्टिक पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव और एनर्जेटिक हो। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट आपके एनर्जी लेवल्स को हाई रखते हैं। और पांचवा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें और फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहें। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए इतने एंथुसियास्टिक थे कि उनका जुनून दूसरों को भी इंस्पायर करता था। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में इस एंथुसियाज्म का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को रिवोल्यूशनरी बनाया। अब बात करते हैं लॉ नंबर 8 की, जिसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को मैनेज करना। ये आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने से रोकता है और आपको अपने गोल्स पर फोकस करने में हेल्प करता है। हिल कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं तब आप दूसरों पर भी इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट जैसे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल आपको डिसिप्लिन बनाता है। ये आपको लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने में हेल्प करता है, जबकि शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को अवॉइड करता है। ये आपको प्रेशर में भी सही डिसीजन लेने की शक्ति देता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। पता करें कि कौन सी सिचुएशंस या लोग आपके सेल्फ कंट्रोल को चैलेंज करते हैं। दूसरा है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करें बिना जज किए। तीसरा है डिले ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएट प्लेजर को डिले करना सीखें ताकि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस कर सकें। चौथा है सेट बाउंड्रीज। अपने लिए बाउंड्रीज सेट करें और उन्हें फॉलो करें। और पांचवा है फॉरगिव योरसेल्फ। अगर कभी आप सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं तो खुद को माफ करें और आगे बढ़े। हर गलती एक सीख है। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया। उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और शांति से अपनी लड़ाई लड़ी। अब बात करते हैं लॉ नंबर 9 की, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। हिल कहते हैं कि कामयाबी का एक गारंटीड फॉर्मूला है हमेशा अपनी सैलरी या एक्सपेक्टेड वर्क से ज्यादा काम करना। जब आप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं तो आप दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और बदले में आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है। ये लॉ ऑफ कंपनसेशन पर बेस्ड है। ये सिर्फ हार्ड वर्क के बारे में नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क और क्वालिटी वर्क के बारे में भी है। जब आप ज्यादा वैल्यू देते हैं तो आप इररिप्लेसेबल बन जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। ये आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, प्रमोशंस दिलाता है और आपकी रेपुटेशन बनाता है। ये आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है और आपको काम से सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू ऐड वैल्यू। हमेशा देखें कि आप कैसे और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने कलीग्स को या अपने बॉस को। दूसरा है गो द एक्स्ट्रा माइल। जो काम आपको दिया गया है उससे थोड़ा और बेहतर या ज्यादा करें। तीसरा है बी प्रोएक्टिव। बिना कहे काम करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे बिना किसी से पूछें। चौथा है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अपने स्किल्स और नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते रहें। और पांचवा है पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने काम को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। थॉमस एडिसन ने अपने इन्वेंशंस पर घंटों काम किया, अपनी पे से भी कहीं ज्यादा। उनका डेडिकेशन और डूइंग मोर देन पेड फॉर एटीट्यूड ने उन्हें एक महान इन्वेंटर बनाया।
अब बात करते हैं लॉ नंबर 10 की, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। कामयाब लोगों में एक चीज कॉमन होती है, उनकी पर्सनैलिटी। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी दूसरों को आपकी तरफ खींचती है, आपके कनेक्शंस बनाती है और आपको ट्रस्ट अर्न करने में हेल्प करती है। हिल कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी सबसे बड़ी एसेट हो सकती है। एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं, बल्कि आपके एटीट्यूड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एम्पैथी और आपके जनरल कंडक्ट के बारे में है। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है? ये आपको रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है, बिजनेस डील क्रैक करने में हेल्प करता है और आपकी सोशल लाइफ को बेहतर बनाता है। दोस्तों, लोग ऐसे लोगों के साथ काम करना या उनके साथ रहना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें पॉजिटिविटी मिलती है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है स्माइल ओफन। एक जेन्युइन स्माइल लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरा है बी अ गुड लिसनर। दूसरों की बातें ध्यान से सुनो, लोग अप्रिशिएट करते हैं जब आप उन्हें इंपॉर्टेंस देते हो। तीसरा है शो जेन्युइन इंटरेस्ट। दूसरों के इंटरेस्ट और कंसर्न में भी जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। चौथा है बी पोलाइट एंड कोर्टियस। हमेशा प्लीज और थैंक यू का यूज करें, रेस्पेक्टफुली बात करें। बात करते हैं पांचवे की, ड्रेस एप्रोप्रिएटली। आपका अटायर आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, ओकेजन के अकॉर्डिंग ड्रेस अप करें। छठा है डेवलप अ सेंस ऑफ ह्यूमर। थोड़ा ह्यूमर रिलेशनशिप को लाइट बनाता है। और सातवां है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखें, कंप्लेन करने से बचें। अब बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। ओफ्रा विनफ्री की प्लीजिंग पर्सनैलिटी ने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बनाया। उनकी एम्पैथी, उनकी लिसनिंग स्किल्स और उनका जेन्युइन इंटरेस्ट लोगों के दिलों को जीत लेता था। अब बात करते हैं लॉ नंबर 11 की, एक्यूरेट थॉट। हिल कहते हैं कि आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। एक्यूरेट थॉट का मतलब है फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर सोचना, ना कि एजम्पशन और बायसेस पर। ये आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है और आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली है इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन पर पहुंचना। दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग, जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक सिचुएशंस पर अप्लाई करना। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है? सही सोच आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करती है। ये आपको बायस्ड इंफॉर्मेशन और प्रोपोगेंडा से बचाती है। ये आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने और इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढने की शक्ति देती है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है गैदर फैक्ट्स। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे रेलिवेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन गैदर करें। दूसरा है एनालाइज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को देखें। तीसरा है अवॉइड अजम्पशंस। अजम्पशंस बनाने से बचें। अगर आपको कोई चीज पता नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करें। चौथा है सीक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अलग अलग लोगों की राय लें, भले ही वो आपकी सोच से अलग हो। पांचवा है बी ओपन टू चेंज। अगर नए फैक्ट सामने आते हैं तो अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार रहें। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। साइंटिस्ट और रिसर्चर एक्यूरेट थॉट का यूज करते हैं नए डिस्कवरीज करने के लिए। वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं और तभी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब बात करते हैं लॉ नंबर 12 की, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है अपनी पूरी मेंटल एनर्जी को एक सिंगल गोल या टास्क पर फोकस करना। ये आपको प्रोडक्टिव बनाता है और आपको अपने काम में मास्टरी अचीव करने में हेल्प करता है। हिल कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के आपकी एनर्जी बिखरी हुई रहती है और आप कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक हैबिट है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है? कंसंट्रेशन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। ये आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करती है। ये आपकी लर्निंग स्पीड को बढ़ाती है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अपने काम के इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें, लाइक फोन,
सोशल मीडिया एंड नॉइज। दूसरा है सेट क्लियर गोल्स, पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। तीसरा है ब्रेक डाउन टास्क, बड़े टास्क को छोटे मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करें। चौथा है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ये आपकी फोकस करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। पांचवा है टेक ब्रेक्स, लंबे समय तक कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है, रेगुलर ब्रेक्स लें ताकि आपका ब्रेन रिचार्ज हो सके। छठा है प्रायोरिटाइज, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर पहले फोकस करें। अब बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। चेस ग्रैंड मास्टर और सर्जन अपनी पूरी एनर्जी को एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। अब बात करते हैं लो नंबर 13 की, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मास्टरमाइंड अलायंस का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। हिल कहते हैं कि कामयाबी के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन पर फोकस करें। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वो अकेले जो अचीव कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। कोऑपरेशन का मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट और कॉमन गोल के लिए एक साथ काम करना। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। कोऑपरेशन आपको नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज शेयर करने में हेल्प करता है और प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली सोल्व करने में हेल्प करता है। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम देता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है बी अ टीम प्लेयर, अपनी टीम के गोल्स को अपने पर्सनल गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। दूसरा है कम्युनिकेट ओपनली, अपने आइडियाज, कंसर्न और फीडबैक को ओपनली शेयर करें। तीसरा है बी फ्लेक्सिबल, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के लिए तैयार रहें। चौथा है हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बदले में आपको भी मदद मिलेगी। और पांचवा है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली, जब डिफरेंसेस अराइज हों तो उन्हें पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव तरीके से सॉल्व करें। बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। स्पोर्ट्स टीम जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल में कोऑपरेशन का महत्व सबसे ज्यादा दिखता है। हर प्लेयर को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है, तभी वो मैच जीत सकते हैं। अब बात करते हैं लो नंबर 14 की, प्रॉफिटिंग फ्रॉम फेलियर। हिल कहते हैं कि फेलियर कोई अंत नहीं बल्कि कामयाबी की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन है। हर कामयाब इंसान ने अपनी जिंदगी में फेलियर्स का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उन फेलियर से सीखा और आगे बढ़े। फेलियर आपको बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता और आपको नए तरीके ढूंढने का मौका देता है। सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि आप फेल होते हैं, बल्कि ये कि आप फेलियर से कुछ सीखते नहीं। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। फेलियर आपको रेजिलेंट बनाता है, ये आपको नए इंसाइट्स देता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ये आपको हम्बल रखता है और आपको ग्रोथ माइंडसेट देता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है एनालाइज योर फेलियर्स, जब आप फेल होते हैं तो एनालाइज करें कि क्या गलत हुआ और कहां सुधार की गुंजाइश है। दूसरा है डोंट टेक इट पर्सनली, फेलियर को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से अलग रखें, ये सिर्फ एक आउटकम है, आपकी वर्थ नहीं। तीसरा है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, जो गलती की है उससे सीखें और उसे दोबारा रिपीट ना करें। चौथा है स्टे परसिस्टेंट, फेलियर के बाद भी गिव अप ना करें, अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें। और पांचवा है सीक फीडबैक, दूसरों से फीडबैक लें कि आप कहां इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं लो के एग्जाम्पल की। जेके रोलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश करने से पहले कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपने फेलियर से सीखा और आज वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर में से एक हैं। अब बात करते हैं लो नंबर 15 की, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है दूसरों के बिलीफ्स, ओपिनियंस और डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना। ये आपको ओपन माइंडेड बनाता है और आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने में हेल्प करता है। हिल कहते हैं कि इनटॉलरेंस इंसान की प्रोग्रेस को रोकता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाता है। ये सिर्फ दूसरों को टॉलरेट करना नहीं बल्कि उन्हें रेस्पेक्ट करना और उनकी इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करना भी है। अब सवाल आता है कि ये
क्यों जरूरी है। टॉलरेंस आपको अच्छी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है। ये आपको नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। ये आपको एक पीसफुल और हार्मोनियस इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है लिसन एक्टिवली। दूसरों की बातों को सुनो, भले ही आप उनसे डिसएग्री करते हो। दूसरा है अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। हर चीज के कई पहलू होते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश करें। तीसरा है अवॉइड हेस्टी जजमेंट्स। किसी को भी जल्दी जज ना करें। चौथा है एजुकेट योरसेल्फ। अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और व्यू पॉइंट्स के बारे में सीखें। और पांचवा है प्रैक्टिस एम्पैथी। दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। बात करते हैं लॉ के एग्जाम्पल की। महात्मा गांधी ने टॉलरेंस और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स का यूज करके भारत को आजादी दिलाई। उन्होंने दिखाया कि कैसे शांति और अंडरस्टैंडिंग से बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व किया जा सकता है। और दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं अपने लास्ट लॉ की, जो है लॉ नंबर 16, और इसे ही हम कहते हैं द गोल्डन रूल। ये लॉ हिल के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और बाकी सारे लॉज का फाउंडेशन है। गोल्डन रूल का मतलब है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। ये प्रिंसिपल एथिक्स, मोरालिटी और फेयर प्ले पर बेस्ड है। जब आप दूसरों को रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें वैल्यू देते हैं और उनके साथ फेयरनेस से बिहेव करते हैं, तो वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। अब सवाल आता है कि ये क्यों जरूरी है। गोल्डन रूल आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपको ट्रस्ट अर्न करने में हेल्प करता है। ये आपको एक पॉजिटिव रेपुटेशन देता है। ये आपको इनर पीस और सेटिस्फेक्शन देता है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। पहला है प्रैक्टिस एम्पैथी। दूसरों की जगह खुद को रख के सोचो। दूसरा है बी होनेस्ट एंड फेयर। हर सिचुएशन में होनेस्ट और फेयर रहो। तीसरा है हेल्प अदर्स। बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के दूसरों की मदद करो। चौथा है बी रेस्पेक्टफुल। हर इंसान को रेस्पेक्ट दो, चाहे उसकी स्टेटस या बैकग्राउंड कुछ भी हो। और पांचवा है फॉरगिव अदर्स। गलतियों को माफ करना सीखो। दोस्तों आज की ऑडियो बुक में इतना ही। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक इफेक्टिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।